हेलो एवरीवन, ये हमारी हिंदी पेडागोजी की सेकंड क्लास है। 7 जुलाई को आपका सीटेट का पेपर है। पिछली वीडियो में जो आपका रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा आया था। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने में समर्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो वे प्रश्न जो मतलब कि जितना हमें कंटेंट दे रखा है उस कंटेंट में आगे तक के अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा और भी अच्छा हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, कैसी पठन सामग्री होनी चाहिए। निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न, संकल्पनात्मक प्रश्न, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखना। तो वो प्रश्न जिसमें हम दूसरे के स्थान के ऊपर क्या करते हैं, स्वयं को रखते हैं, खुद पे लेकर जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है और जो हमारा कोग्निशन होता है वो हमारा क्या होता है, हाई होता है, इंक्रीज होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और ब दो कथनों पर विचार करना है। ए है अकादमिक भाषा विशेषताओं की विशेषता है जो अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है। तो अकेडमिक लैंग्वेज होती है, उसकी क्या विशेषता होती है, स्पेशलिसिटी होती है कि वो जो अकेडमिक सिलेबस होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण, शब्दावली और भाषा के सभी विषयों को क्षेत्रों में विमर्श है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों ही ए और ब कथन क्या है, सही है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक भाषा की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। तो किसी एक भाषा की शिक्षा के लिए क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। लक्ष्य भाषा की आकृतियाँ और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। जो हमारी टारगेट भाषा है, मतलब एक ही भाषा की बात हो रही है तो हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है उसके जो आकृतियाँ हैं और उसके जो अर्थ हैं उनके बीच क्या होनी चाहिए, संबंध स्थापित होने चाहिए, रिलेशंस होने चाहिए। मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो उस भाषा के अंदर है, वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए। उनके अंदर जो मीनिंग्स है वो क्या मीनिंगफुल होने चाहिए, तो अर्थगत होने चाहिए। ठीक है, उनके बीच क्या होना चाहिए, संबंध होने चाहिए। तो यही ऑप्शन हमारा सबसे बेटर लग रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा सीखने के लिए ड्रिल आकृतियाँ, मतलब कि रट्टाफिकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ये ऑप्शन हमें पहले ही एलिमिनेट कर देना है। पाठ्य पुस्तक का गहन उपयोग करना, तो पाठ्य पुस्तक अकेले का ही गहन उपयोग करते रहना, अब उसके बीच में ना हमें उसकी मीनिंग समझ में आए, ना फिर हमें हमारे क्या है जो भी उसके अर्थ है वो ना समझ में आए। अनुवाद के माध्यम से गहन अभ्यास करना, तो एक लैंग्वेज को आप कितना ट्रांसलेट कर लोगे, है ना। उसके मीनिंग, जब तक उसके मीनिंग समझ में नहीं आएगा, जब तक अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा नहीं होगा, तब तक क्या है, ट्रांसलेशन, भाषा का जो ट्रांसलेशन है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली संप्रेषण के लिए प्रेषक को किस बात पर ध्यान देना नहीं चाहिए। तो नहीं वाला ऑप्शन है। सबसे पहले तो इस चीज़ को मार्क करना है। तो प्रभावशाली संप्रेषण मतलब कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, तो सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो ये चीज़ ना अपनाए कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये ही ऑप्शन हमें क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है। इसी की स्थिति पे नहीं ध्यान देना चाहिए। सुनने वाले का ज्ञान, अब अगर हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो उसकी जो नॉलेज ले रहे हैं उसकी तरफ क्या देना है, हमें ध्यान देना है। उसकी रुचि, इंटरेस्ट भी लेना होगा। सुनने वाले की सांस्कृतिक और सामाजिक रीतियाँ, अब जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी जो भी कल्चरल है या फिर जो रिलीजियस है उनसे क्या होनी चाहिए, हमें कनेक्ट होना चाहिए, उनके बारे में भी पता होना चाहिए भाई, हाँ ऐसे ऐसे, जिससे क्या होगा, सोशलाइजेशन बढ़ेगा। तो ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। इसी की तरफ हमें क्या नहीं करना, ध्यान नहीं देना। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना क्या होता है, ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, नहीं वाला। भाषा के बीच अनुवाद, तो ट्रांसलेशन, ये बात बिल्कुल सही है। जब एक भाषा से दूसरी में जा रहे तो अनुवाद तो हो रहा है, ट्रांसलेशन तो हो रहा है। एक ही बोली जाने वाली भाषा और लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, विभिन्न भाषाओं का मिश्रण होगा। अब जैसे हम इंग्लिश और हिंदी को कभी कभी क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। यह बहुभाषावाद को सुन्नत करता है, मल्टीलिंगुअलिज्म, ये बात बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थी को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित रखता है, तो यही बात
सही नहीं है। और यही क्या हो जाएगी हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब क्वेश्चन के देख लो, एक भाषा से दूसरी भाषा, यानी कि दो भाषाओं का जिक्र तो क्वेश्चन में ही हो रहा है, तो ये एक भाषा तक सीमित कैसे रखेगा उसको, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। सब्जेक्टिव जो अप्रोच है उसकी उस तरीके की योजना को तैयार करना होता है एक भाषा अध्यापक को, ठीक है भाई। पर्सन टू पर्सन क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए भी सर है जो भाषा अध्यापक है वो क्या करवा रहा है। नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विभिन्नता होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जब हम नई भाषा को सीखते हैं तो उसमें क्या आएगी, विभिन्नता आती है, विविधता, है ना। ये विविधता है ना कि विभिन्नता है। ए और बी दोनों ही सही है, और ए है वो आर की सही व्याख्या करता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विधि में शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय स्थान की भूमिका निभाती है। तो कौन सी विधि होती है जिसमें जो प्रथम भाषा है, यानी कि प्रथम भाषा कौन सी होती है, हमारी जो मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, मातृभाषा, इसमें अच्छे से लिखा नहीं जा रहा, मातृभाषा जो मदर टंग होती है वो क्या होती है, प्रथम रोल निभाती है, प्रथम सेंट्रल रोल निभाती है, भूमिका निभाती है। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो नहीं होगी। व्याकरण अनुवाद विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीटीएम से याद कर सकते हो। जीटीएम के अंदर है जो हमारी मदर टंग होती है, जो हमारी प्रथम भाषा है वो क्या होती है, सेंट्रल रोल प्ले करती है। कार्य आधारित अधिगम नहीं आ गया। प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि, तो डायरेक्ट विधि में जो हम भाषा सीख रहे, जो भाषा हमें सीखनी होती है वो सीधी सीखनी होती है, उसमें कोई भी दूसरी भाषा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया। अब तमिलनाडु जाकर वो क्या करता है, भोजपुरी नहीं बोलता, अपनी शिक्षा साथियों के साथ केवल अंग्रेजी में ही बात करता है। अब नई द्वितीय भाषा प्रथम स्थान ले लेती है, मतलब उसको पहले भोजपुरी आती थी, अब वो तमिलनाडु चला गया तो मतलब तमिलनाडु में वो तमिल तो सीखेगा नहीं, मतलब उसने इंग्लिश सीख ली, तो अब वो इंग्लिश अकेली कोई बोलता है। जो उसने क्या सीख रखी थी, भोजपुरी सीख रखी थी, वो उसकी लाइफ से बिल्कुल ही कट हो चुकी है ना। और जो तमिल भाषा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसने क्या कर लिया है, प्रथम भाषा का स्थान ले लिया है, यानी कि मदर टंग का स्थान ले लिया। तो उसको क्या कहते हैं, कोड मिक्सिंग नहीं कहेंगे, मिक्स नहीं हो रहा यहाँ पे, तो एक भाषा का क्या हो रहा है, बिल्कुल ही खात्मा हो गया, तो वो क्या कहलाती है, ऋणात्मक द्विभाषावाद। सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोड स्विचिंग नहीं होगा। कोड स्विचिंग तब होता है जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में इंस्टेंटली एकदम से जाते हैं। द्विभाषावाद भी नहीं होगा। ऋणात्मक द्विभाषावाद, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन और रीजन वाला ही है। अंग्रेजी भारत की एक सह राजकीय भाषा है, ये बात बिल्कुल सही है। सह राजकीय भाषा क्या होती है, एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज। रीज़न क्या है, भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। अब ये एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ये विदेशी भाषा कैसे हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, तो बाकी के ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से असर्शन और रीजन वाला ही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है, मतलब कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसको रिमेंबर करवाने के लिए बच्चों को क्या करने होते हैं, मीनिंगफुल हिंट देने होते हैं। तो हिंट देंगे, उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके क्या हो जाएगा, उसको याद आ जाएगी, जिससे उसको नई नॉलेज को सीखने में क्या होती है, आसानी होती है। असर्शन तो जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल सही है। पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थी को दी गई भाषा में नई भाषा में संबंधता स्थापित करने में मदद मिलती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके नई नॉलेज, यानी कि जो प्रीवियस भाषा है उसको कनेक्ट करके नई भाषा सीखता है बच्चा, तो आर भी सही है।
ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार जो स्पेशल बिजनेस है वो कैसे किया जा सकता है। संप्रेषण करने वो क्या करेगा इस चीज़ के लिए। उद्देश्य नीचे दी गई किस विद्या से मेल खाता है। तो अब कोई स्पेशल व्यापार करना है, किसी को बिजनेस करना है, तो इसके लिए विद्यार्थी को क्या करना पड़ेगा भाई, ग्राहकों के साथ किस तरीके का करना पड़ेगा। रिपोर्ट बनानी होगी तो रिपोर्ट नहीं होगा, वर्णन भी नहीं होगा, आर्टिकल भी नहीं होगा, वो किससे होगा, पत्र से, लेटर। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को ये एक चित्र में मतलब 4 वाद्य यंत्र क्या कहें, वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हमारा गिटार हो गया, स्टार हो गया, शहनाई होगी, बांसुरी होगी, ये क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। अब उनको क्या करना है, उनके बीच में उन 4 वाद्य यंत्र को पहचानना है, उनके बारे में सोचना है भाई ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बजाए जाते हैं, किस समारोह में कैसे इनका काम होता है। तो उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो उसने क्या किया है, उन चारों के बीच में क्या करना बताया है, एनालाइज करना है उनको क्या करना है, एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है। तो ये एनालिसिस किस में होता है, विश्लेषण करना। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सृजित करना, तर्क देना, कल्पना करना ये नहीं होगा, विश्लेषण करना में ही ऑप्शन आ जाएंगे। ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिकता से अनौपचारिकता स्थिति में जाता है, मतलब एकल भाषी एक बच्चा है वो एक भाषा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, और वो इंस्टेंटली क्या करता है, दूसरी भाषा का प्रयोग करने लग जाता है। जैसे एक बच्ची है वो हिंदी में बात कर रही है अपने दोस्तों के साथ, जब उसको टीचर ने बुलाया तो वो तुरंत क्या करती है, इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देती है, औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जा रही है। तो वो क्या होती है, कोड स्विचिंग। तो कोड मिश्रण नहीं होगा, कोड परिवर्तन। कोड स्विचिंग को क्या बोलते हैं, कोड स्विचिंग, कोड परिवर्तन। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बोलिए या सामाजिक भाषा विज्ञान ये नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कोड परिवर्तन। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप को प्रयोग पर आधारित होते हैं। तो किस पर आधारित होते हैं, अनुकूलन, आत्मसात्करण, भाषा सामाजिकरण, लैंग्वेज सोशलाइजेशन। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा 7 के विद्यार्थी को कैप्शन के साथ एक फ़िल्म दिखाई। यह फ़िल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित है, मतलब एक फ़िल्म दिखाई है, जो फिल्म है वो उसके एक कोई भी चैप्टर है उस पर आधारित है, कैप्शन के साथ वो फिल्म दिखाई जा रही है, ठीक है। तो किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, कोई फ़िल्म दिखाई जा रही है यानी कि फ़िल्म में क्या होते हैं, देखने का काम भी होता है, सुनने का काम भी होता है। कैप्शन के साथ है यानी कि वो पढ़ भी सकता है, रीड भी कर सकता है। तो श्रवण युक्तियाँ, लिसनिंग स्किल अच्छी होंगी। सक्रिय रूप से देखना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, देखेगा उसको। विद्यार्थी को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करना, ऑथेंटिक मटेरियल का प्रयोग भी किया जा रहा है। तो किसके लिए, इन सभी चीज़ों के लिए क्या किया जा रहा है, इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन बेटर लग रहा है। सक्रिय रूप से देखना, तो देखना भी इसी के अंदर आ गया, ऑप्शन 1 के अंदर। इस तरह की फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन करना भी ऑप्शन ए में ही आ गया। मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियाँ भी क्या हो गया, ऑप्शन ए में आएगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग तीनों क्या हो रही हैं, स्किल्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है।
तो शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ना। सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कह पाना, मतलब जो सुना वहीं बोल देना। उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के औपचारिक स्थितियों में बेहतर सटीकता और सटीकता नहीं करनी होती है। शब्दकोशीय बिंदु के अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति को जोड़ना, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए और कम्युनिकेशन अभिव्यक्ति को क्या करना है, साथ में जोड़ना है। तो इसी तरीके से हमारे आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आगे के जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी कल आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।